Hello, students. As you all know, especially those following my class 12th lecture series, we have completed 12th lecture series. We have completed chapter 1, 12th physics chapter 1 completed. So in this particular video, I will provide you a detailed explanation of NCERT exercise solution. So let's get started. So the first question is, what is the force between two small charged spheres? Okay, having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. That means आपको फोर्स निकालना है. दो स्मॉल चार्ज्ड स्पीयर्स गिवन है और उन दोनों का मैग्नीट्यूड्स भी, चार्जेस का मैग्नीट्यूड्स भी गिवन है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस भी आपको गिवन है, राइट. बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर. सो गिवन में आप क्या लिखोगे? देखो, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बोथ आर इक्वल. इक्वल मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? like charges. Like charges means both having positive charge. So हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव फोर्स आएगा, राइट. जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव फोर्स आएगा. देखो, यहाँ पे भी आपका एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है. इस वाले प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb. अनदर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power minus 2, इट विल बी 0.3 मीटर. तो हम फोर्स कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैसे निकालेंगे? फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/4πε0 Q1 Q2. यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, राइट. एंड हियर आप लोग को पता है कि जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, एंड 1/4πε0 का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम टू द पावर माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1/4πε0 का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7, और यहाँ पे Q2 का वैल्यू भी आएगा. यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे मल्टीप्लाई करके 3 into 10 to the power minus 7. यहाँ पे शायद गलती से ये वाला छूट गया है. नीचे आर स्क्वायर का मतलब 0.3 का स्क्वायर आएगा. ओके, इसको आप सॉल्व करना. पहले तो आप देखो, नंबर्स को आप सॉल्व कर लेना, नंबर्स को इजीली सॉल्व करना, और ये जो एक्सपोनेंशियल 10 का पावर वाला इसको अलग से सॉल्व करना. तो जो आंसर आएगा वो 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. तो यहाँ पे देखो, ये वाला छूट गया था, इसको याद से लिख लेना. इसका जो आंसर आएगा 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन आ गया. सो हेंस हम बोल सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पीयर्स जो गिवन था एंड उसके पास जो चार्जेस गिवन थे, दोनों इक्वल अमाउंट, इक्वल लाइक चार्जेस गिवन थे. यानी कि हम बोल सकते हैं लाइक चार्जेस की वजह से जो फोर्स आएगा दैट फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव टाइप का होगा. तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड लिख देना. द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर के ही, इसीलिए फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव होगा, राइट. रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 6 कूलम, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज जो गिवन है वो माइनस में गिवन है 0.8 माइक्रोकूलम. इन एयर इज 0.2 न्यूटन. ये वाला आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीयर्स? यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस आर बिटवीन टू स्पीयर्स. यहाँ पे फोर्स गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है. Q1 का जो नेचर दैट इज पॉजिटिव में गिवन है, Q2 नेगेटिव. यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑल लाइक चार्जेस आर गिवन, फोर्स गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, राइट. नेक्स्ट सेकेंड बिट में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट. ओके, सेकेंड स्पीयर पे क्या क्या फोर्स रहेगा फर्स्ट के वजह से.
ठीक है ना? ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जो पार्ट आपको गिवन है, पहले तो आपको फोर्स गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फीयर आपको गिवन है 0.2 न्यूटन। चार्ज चार्ज कितना है गिवन? Q1 का वैल्यू लिखोगे माइक्रो को और मल्टीप्लाई करोगे किससे? 10⁻⁻6 से कूलम हो जाएगा। वहाँ सेकेंड स्फीयर का Q2 इसको भी कूलम में कन्वर्ट करना। एफ हमें पता है, एफ का वैल्यू फॉर्मूला कैसे होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एंड 1/4πε0 का वैल्यू भी पुट करोगे। सो आर स्क्वायर इसमें से कैसे निकालेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1/4πε0 का वैल्यू ये वाला आपका आ गया। यहाँ पे याद रखना सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आएगा। तो सेकेंड जो Q2 में जो नेगेटिव वाला चार्ज था उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे आपका आ गया Q1 का वैल्यू, नीचे आ गया आपका F1, सॉरी एफ का वैल्यू आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये वाला आएगा आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि आप लोग बोल सकते हो 0.12 मीटर आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीयर आ गया। नेक्स्ट देखो, सेकेंड जो पूछ रहा था कि बोथ द स्पीयर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। यानी कि देखो, यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों का जो अट्रैक्शन पावर होगा ये वाला क्या ऑनलाइक चार्जेस है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स का जो नेचर आएगा वो किस टाइप का नेचर आएगा? वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, राइट? सो देयरफॉर द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट वो भी कितना हो जाएगा? 0.2 न्यूटन आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे फर्स्ट चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकेंड चार्ज प्रेजेंट है, तो फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, सिमिलरली सेकेंड चार्ज भी फर्स्ट चार्ज के ऊपर सिमिलर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। ओके, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे दोनों दोनों को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दे आर ऑन लाइक चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio। ये जो आपको रेशियो गिवन है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, यहाँ पे जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट? एंड व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? ये आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है? देखो, इस जो रेशियो में जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैसे आया? देखो, आप लोगों को पता होगा, जैसे हमारा कूलम्ब्स लॉ में एफ का जो फॉर्मूला था क्या था? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली जब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करेंगे उसमें भी जो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा के, यहाँ पे m1 m2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। लेकिन के की जगह पर यहाँ पे जी आ जाएगा। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी का यूनिट यहाँ से निकल जाएगा कैसे? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इक्वल्स टू योर जी। तो यहाँ पे देखो, फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। ये वाला आ गया आपका मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे मास का जो यूनिट है केजी स्क्वायर, वो के नीचे है तो इनवर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही चीज लिखा गया है, इसका जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंड MEMP आर द मासेस ऑफ ME मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। इनका यूनिट मास है, यानी कि केजी आप बोल सकते हो यूनिट है। E इज द इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका यूनिट है कूलम एंड K इज अ कांस्टेंट, वी नो द वैल्यू इज 1/4πε0। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर। इसको हमने लेक्चर सीरीज में देखा है कैसे आया इसका यूनिट। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इन सब का यूनिट्स को इसमें डालेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो के का यूनिट आ गया, यहाँ पे ई स्क्वायर का यूनिट आ गया, ये वाला जी का यूनिट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला मास ऑफ प्रोटॉन।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला जो आएगा दिस इज़ यूनिटलेस, यानी कि यहाँ पे मास भी 0 आ रहा है, एल का पावर भी 0, टी का पावर भी 0 आ रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो डायमेंशनलेस है। ठीक है? सो द रेशियो जो आपको मिल रहा था वो डायमेंशनलेस मिल रहा है। इस जो पर्टिकुलर आपको गिवन रेशियो का अगर हम रेशियो निकालें सारे यूनिट्स डालकर, तो हमें मिल रहा है क्या? डायमेंशनलेस। सभी का पावर 0 है। आपको पता होगा क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एम, एल, टी दीज़ आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके? सो जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर के टर्म्स में लिखते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो जो ई का वैल्यू कैपिटल जी का वैल्यू एम ई एम पी इस सारे के सारे वैल्यूज आपको गिवन है एंड दिस वैल्यूज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अगर हम गिवन ये जो रेशियो आपको गिवन है इसका अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, तो देखो ये वाला आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, यानी कि के का वैल्यू, यहाँ पे ई स्क्वायर का वैल्यू आ गया, यहाँ पे कैपिटल जी का वैल्यू, ये वाला एम ई का वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एम पी। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 to the power 39 आ जाएगा। कितना आएगा? 2.3 into 10 to the power 39. So basically this is the ratio of electric force to the gravitational force between a proton and electron, keeping the distance between them constant. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस आर इज कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका प्रोटॉन है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि इसका जो डायमेंशन आया वो डायमेंशन लेस था और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो अप्रोक्सीमेटली दिस मच अमाउंट का आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है? एंड why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic यानी कि large scale charges? macro means बड़ा, large। तो तभी हम क्यों इसको नेग्लेक्ट करेंगे और इग्नोर करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को? देखो, फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हमने सेकेंड पार्ट में कवर किया है। ठीक है, दिस मीन्स दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, तो एक इंटीग्रल अमाउंट का ट्रांसफर होगा, यानी कि एन इंटू ई। एन यहाँ पर क्या है? 1 2 3 ऐसे करके नंबर से, दीज आर द इंटीजर्स, राइट? तो इंटीजर यानी कि यहाँ पर 2e ट्रांसफर हो सकता है, 3e ट्रांसफर हो सकता है, 4e ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे करके इंटीग्रल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन में, वो ट्रांसफर नहीं होंगे। हेंस अ बॉडी पॉजेसेस टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? इसीलिए इसका जो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस था Q इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस माइनस एन ए था, माइनस किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला दिस रिप्रेजेंटिंग योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखो, मैक्रोस्कोपी और लार्ज स्केल चार्जेस, उसमें क्या होगा? द चार्जेस यूज्ड आर ह्यूज as compared to the magnitude of electric charge. Hence, quantization of electric charge is of no use of macroscopic scale. Therefore, it is ignored and it is considered that electric charge is कंटिन्यूअस। सो माइक्रोस्कोप में क्या होता है? जब हम लार्ज स्केल चार्जेस को कंसिडर करते हैं तब वो चार्जेस कैसे होते हैं? वो ह्यूज होते हैं, राइट? तो जब ह्यूज होंगे तो उसका जो माने
मतलब कि किसी टाइप का उसका यूज नहीं होगा माइक्रोस्कोपिक स्केल में, तब भी हम उसको किस किस टाइप के कंसिडर करेंगे, कंटिन्यूअस कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, उसको हम डिस्क्रीट नहीं मानेंगे, उसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इसको याद रखना कि मैक्रोस्कोपिक स्केल में क्या होगा, वी आर कंसिडरिंग द चार्जेस आज कंटिन्यूअस। ओके, बट माइक्रो में क्या हो रहा है, हम डिस्क्रीट मान रहे हैं, यानी कि 1 2 3, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, दीज आर डिस्क्रीट नंबर्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आर प्रेजेंट, राइट राइट। तो इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, यहाँ पे दो चीज है, ग्लास रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ है, चार्जेस appear on both में चार्जेस appear हो रहे हैं। A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। देखो, इसमें क्या होगा, जिस आपको पता है चार्जेस कब ट्रांसफर होते हैं, बाय रॉबिंग ट्रांसफर होते हैं, बाय इंडक्शन भी ट्रांसफर होते हैं, बाय कंडक्शन भी ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो चार्जेस सर जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म और चार्जेस आर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रॉबिंग प्रोड्यूसेस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ ऑपोजिट नेचर का प्रोड्यूस करेगा। दोनों में, यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में चार्जेस अपीयर होंगे, लेकिन एक में पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होगा तो दूसरे में नेगेटिव होगा। ठीक है, बिकॉज चार्जेस आर क्रिएटेड इन पेयर्स में क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पेयर्स में क्रिएटेड होते हैं। दिस फेनोमेनन ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। रॉबिंग को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रॉब्ड बॉडीज इज 0। देखो, प्लस माइनस पेयर में ही जनरेट होंगे और इंड्यूस होंगे, लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम का चार्ज के बारे में बोलेंगे, यहाँ पे जितना प्लस होगा उतना ही नेगेटिव आपका इंड्यूस होना चाहिए, तभी टोटल सिस्टम का हम बोल सकते हैं कि जो टोटल नेट चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी 0। इसको याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, this is because equal amount of opposite charges annihilate each other. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, opposite natured charges appear on both the bodies. This phenomenon is in consistence with the law of conservation of charge. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. इसको आप याद रखना कि जब भी हम दो बॉडीज को रब करेंगे, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो तभी चार्जेस आर ट्रांसफॉर्म, चार्जेस ट्रांसफर होंगे। चार्जेस ट्रांसफर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपका ट्रांसफर हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अगर डेंसिटी कम होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तभी याद रखना उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसके साथ वो मास भी ट्रांसफर करेगा। इसको याद रखना, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, 4 पॉइंट चार्जेस आपको गिवन है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी। क्यू ए 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी 2 माइक्रोकुलम, क्यू डी -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के चारों कॉर्नर में क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी ऐसे करके 4 चार्जेस प्रेजेंट है, राइट। उसका जो साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम, जो कि स्क्वायर के सेंटर में एक चार्ज है 1 माइक्रोकुलम, इसमें कितना आपका फोर्स लग रहा है ड्यू टू, इसके ऊपर कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है यही पूछ रहा है। देखो, पहले तो द गिवन फिगर शोज अ स्क्वायर
of side 10 centimeter with 4 charges placed at its corner. O is the center of the square. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज द फिगर। यहाँ पे आप एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी दिस आर द कार्नर्स, और यहाँ पे +2 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम, +2 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम चार्जेस आर प्रेजेंट। एंड एट पॉइंट ओ, ये जो बीच में जो पॉइंट ओ है, मीन्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर देर इज अ चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज 1 माइक्रोकुलम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो देखो गिवन जो है आपको वो चीज़ लिख देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायगोनल्स आपका कौन है, AC इज द डायगोनल एंड BD इज द डायगोनल। सो डायगोनल कितना हो जाएगा, देखो ये वाला अगर 10 है, अगर ये वाला 10 है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस साइड BD एंड AC को निकाल सकते हो। तो वो आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, और इसका जो आधा आधा हिस्सा यानी कि DO OC ये वाला कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, क्योंकि पता है डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, सो अ चार्ज ऑफ अमाउंट 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ पे प्लेस्ड है। देखो क्या होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर ए एंड सेंटर ओ is equal in magnitude but opposite in direction relative to the force of repulsion between the charges placed at corner C and center O. Hence they will cancel each other. देखो यहाँ पे क्या होगा, ए पॉइंट पे आपका किस टाइप का चार्ज है, +2 माइक्रोकुलम। अच्छा, सिमिलरली देखो सी में किस टाइप का चार्ज है, +2 माइक्रोकुलम। अच्छा, एक बात बताओ, इसका जो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अवे। सिमिलरली अगर हम ओ सी को कंसिडर करेंगे, ओ में भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो दोनों दोनों के दूर भागेंगे दोनों से। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा बिटवीन चार्जेस जो ए में है एंड सेंटर ओ में है, क्योंकि दोनों के पास सेम अमाउंट का चार्ज है, यानी कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये भी इस तरफ भागेगा, ये उसके ऑपोजिट तरफ भागेगी, दोनों 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 के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा, है ना। इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आएगा रिलेटिव टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट सी एंड सेंटर ओ। सेम केस आपका सी और ओ में भी वही चीज होगा। देखो जैसे ए ओ के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, वैसे ही सी और ओ के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो ये वाला सब कैंसिल हो गए, क्योंकि इसका फोर्स इस तरफ लग रहा था, इसका फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल, दे विल कैंसिल ईच अदर। अच्छा, similarly force of attraction between charges placed at corner B and center O is equal in magnitude but opposite in direction relative to the force of attraction between the charges placed at corner D and center O. Hence they will also cancel each other. Therefore net force caused by the four charges placed at the corner of the square on 1 microcoulomb charge at the center O is 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलर फंडा अप्लाई होगा। देखो बी पे -5 माइक्रोकुलम चार्ज है, ओ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों दोनों को अट्रैक्ट करेंगे इस टाइप का। ठीक है, बट यहाँ पे देखो डी और ओ को कंसिडर करो, ये भी यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो इक्वल तो रहेगा, लेकिन जो एक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, इसी वजह से वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट जो डायरेक्शन अगर वो ऑपोजिट रहेंगे, तो तभी फोर्स आपका क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो इन दोनों के वजह से भी आपका फोर्स कैंसिल हुआ, सिमिलरली बी एंड डी के वजह से भी फोर्स कैंसिल होगा,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेंटर में जो चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर नेट फोर्स आपका कितना अमाउंट का लगा? ज़ीरो, ज़ीरो, ओके? ज़ीरो अमाउंट का फोर्स लगा, ठीक है? सो एट द सेंटर O इज़ ज़ीरो। उस पे जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा चारों चार्ज के वजह से, जो बीच वाले चार्ज के ऊपर, वो कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है? ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। ये हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पार्ट में। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये वाले भी हमने डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज में, है ना? देखो, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर है कि जो फील्ड लाइन है वो कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स। क्यों नहीं हो सकता? देखो, एन इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व होता है बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है व्हेन रेज्ड इन एन electrostatic field. The field line cannot have a sudden break because the charge moves continuously and doesn't jump from one point to other. देखो, जब हम किसी भी स्पेस में एक चार्ज को रखेंगे किसी भी प्लेस में, तो वो क्या करेगा? कुछ कुछ स्पेस में वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जहाँ भी जिस फील्ड में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी पर्टिकुलर फील्ड को हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, ओके? क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलरली दिस फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितना दूर दूर हम इस फील्ड से जितना भी हम दूर जाएंगे, उतना फील्ड का जो स्ट्रेंथ है और इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना? तो चार्जेस क्या होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जंप नहीं करते हैं, वो ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है ना? इसी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व्स होंगे वो कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे, ना कि वो सडनली ब्रेक करेंगे। ब्रेक कब करता? जब एक चार्ज दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जंप कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो वैसे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना? इसको याद रखना। एंड सेकंड का तो आपको पता है कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शंस एट दैट पॉइंट, दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये वाला आपको पता है कि अगर एक पॉइंट में, ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे अगर मैं दिस पॉइंट, लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए, अगर मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐसे करके एक टैंजेंट ड्रॉ करूँगी। तो इस वाले टैंजेंट, दिस टैंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, राइट? अगर मैं इसी पॉइंट में, अगर दूसरी, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा होगा, तो इसी पॉइंट में इसका और एक डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बताओ, एक ही पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। इसी वजह से आप लोग बोल सकते हो कि जो फील्ड लाइंस है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके? नेक्स्ट देखो, टू पॉइंट चार्जेस गिवन है क्यू ए क्यू बी, इसका मैग्नीट्यूड +3 माइक्रोकुलम, इसका -3 माइक्रोकुलम, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी कि आप लोग यहाँ से जान सकते हो कि दिस इज द केस ऑफ योर इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके? सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at the midpoint of the line join AB joining the two charges, okay? We have to find the electric field at the midpoint of this line. नेक्स्ट हमें निकालना है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? देखो, यहाँ पे ए बी एक लाइन गिवन है, दिस इज द सेंटर ऑफ द लाइन ओ,
ठीक है। ए पॉइंट पे +3 माइक्रोकूलम, बी पॉइंट पे -3 माइक्रोकूलम, ए बी 20 सेंटीमीटर, तो बीच वाला ए ओ ओ बी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट पॉइंट ओ में निकालना है। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस चार्ज भी आएगा एंड इस चार्ज के वजह से सेकंड वाले चार्ज के भी वजह से भी आएगा, दोनों चार्ज के लिए आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम चार्ज। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E1 से, क्या हो जाएगा 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसमें क्या आ जाएगा चार्जेस का मैग्नीट्यूड, चार्ज का पर्टिकुलरली एट पॉइंट ए चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कूलम एंड नीचे आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻2। तो ये आ गया न्यूटन कूलम इनवर्स। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, बट इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग ओ बी होगा, क्यू प्लस चार्ज है, इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, सो अलोंग ओ बी आपका आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप लोग सेकेंड चार्जेस के लिए भी निकालोगे, E2 का भी आप निकालोगे, जिसमें आपका बी पॉइंट पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, बट यू हैव टू टेक ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट। यहाँ पे E2 लिखोगे इसको 1/4πε0, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ आ जाएगा और नीचे डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच का, जो कि सेम आएगा बट अलंग ओ बी, इसका भी जो डायरेक्शन होगा अलंग ओ बी होगा। क्यों, देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज रहेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसका भी ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो दोनों का देखो ये जो भी आंसर है E1 E2 भी बराबर आया, E2 भी आपका बराबर आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों का डायरेक्शन सेम तरफ एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है। So since magnitude of E1 and E2 are equal and in the same direction, तो हम लोग उन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट along OB, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम along OB, डायरेक्शन जो रहेगा वो along OP रहेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड बिट में आपको पूछ रहा था कि एक टेस्ट चार्ज है जिसका जो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, जो कि एट पॉइंट ओ प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला जो ओ था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, इस ओ पॉइंट में 1.5 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज प्रेजेंट है एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज कितने अमाउंट का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देखो फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा जब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चार्ज है तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि उसके चारों तरफ जो रीजन है हम लोग उस रीजन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, क्योंकि अभी हमने बताया E इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू, हमें फोर्स पूछ रहा है, फोर्स क्या हो जाएगा E इंटू क्यू। क्यू का मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी गिवन है 1.5 × 10⁻⁹, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देना, जितना भी आएगा न्यूटन में आएगा, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है। सो फाइनली द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग लाइन ओ ए, ओ ए इस डायग्राम ऐसा था ना, ए ओ बी, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बोल रहा है कि ओ से लेकर एक तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका देखो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा। So this is because the negative test charge is repelled by the charge placed at point B but attracted towards point A. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से वो दूर भागेगा बट पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होगा।
repelled by the charge placed at point B but attracted towards point A। अच्छा, जो टेस्ट चार्ज का नेचर था वो नेगेटिव था, बी पॉइंट में भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो दोनों में रिपल्सन होगा, बट ए में तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था ना, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों में रिपल्सन होगा तो चार्ज यहाँ से दूर भागेगा ए की तरफ। ठीक है, सो therefore, the force experienced by the test charges this much amount of Newton along OA। ठीक है, सो बाकी का जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।